बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एग्जांपल के अंदर हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन देखेंगे। सो इसमें एक हमारे पास फ्री नोड है जो हमारा नोड बी है, ये वाला नोड। और इस नोड के लिए हमने जो कनेक्टेड है मेंबर्स ए बी और बी सी, यानी हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स चाहिए होंगे डी एफ बी ए और इसी तरह डी एफ बी सी हमें रिक्वायर्ड होंगे। ये हमें रिक्वायर्ड होंगे और प्लस हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ऑल फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा मसलन कि अगर हम ए बी को कम्प्लीटली फिक्स कर ले, अगर ये फिक्स्ड होता कम्प्लीटली तो इसके ऊपर ये जो लोडिंग लग रही है इसकी वजह से कितने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आते हैं। ये मोमेंट्स अब हमें टेबल में जाके देखना पड़ेगा। अब वो टेबल में जाएंगे और ये मेरे पास टेबल है, ये आपकी बुक में भी है और आपने खुद डिराइव किया हुआ है इस टेबल को। इस टेबल में हम वो केस ढूंढेंगे जिस जो रेलिवेंट है। ये हमारा केस बनता है जिसमें ये देखें दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं और ये ऊपर से यूडीएल लग रहा है ये। सो ये अब हम यहाँ से डायरेक्शंस देखेंगे और साथ में वैल्यूज़ देखेंगे कि क्या है। वैल्यूज़ ये WL²/12 है, ये भी WL²/12 है, लेकिन अगर आप डायरेक्शंस देखेंगे तो ये डायरेक्शन है ये और दूसरी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। हमने जो साइन कन्वेंशन अडॉप्ट किया है उसके मुताबिक काउंटर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो जो काउंटर क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जो क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो दिस वन यानी काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होगा ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि इसको हम पॉजिटिव मानेंगे और इसको हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है जी, इस वैल्यू को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम एम ए बी को पॉजिटिव WL²/12, ठीक है, इसका मतलब है एम ए बी को एम ए बी एफ जो है इसको हम कहेंगे प्लस WL²/12, ठीक है, प्लस WL²/12। W हमारा 30 किलोमीटर पर मीटर है, तो 30 इंटू L इज़ 3 मीटर। ठीक है जी, ये 3 मीटर का स्पैन है। L²/12 तो ये बन जाएगा 22.5 किलोन्यूटन मीटर। सॉरी, यहाँ पे एम ए बी लिखना था, इसके मुकाबले में एम बी ए दूसरे एंड पे होगा। एम बी ए फिक्स्ड, वो जैसे हमने बात कर ली -WL²/12 होगा, इसका मतलब वो -22.5 किलोन्यूटन मीटर होगा। इसी को समटाइम्स हम शॉर्टकट ऐसे लिख लिया करेंगे, जैसे अल्टरनेटिव वे इसका ये होगा, हम ऐसे लिख लिया करेंगे एम ए बी फिक्स्ड इक्वल टू 22.5, यानी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके 22.5 किलोन्यूटन मीटर। ये हमने लिखने से पहले हमने लिख देना है -MBA फिक्स्ड इक्वल टू 22.5 किलोन्यूटन मीटर। अभी एक ही स्टेटमेंट के अंदर हमने इसकी वैल्यू भी दे दी कि इसकी वैल्यू तो ये डायरेक्टली यही वैल्यू है, और -MBA फिक्स की वैल्यू ये है। इसका मतलब है कि MBA फिक्स की वैल्यू -22.5 है। इस तरीके से भी हम प्रेजेंट कर लिया करेंगे जस्ट टू सेव टाइम। ठीक है, बुक में आपको कुछ जगहों पे ऐसे भी मिलेगा, सो यू शुडंट बी कंफ्यूज देन कि ये कैसे आ रहा है। बेसिकली ये ही इक्वेशंस हैं, इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिफरेंट वे। ये इक्वेशंस को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो स्पैन है वो BC है। BC को अगर हम ड्रॉ करें, ये फिक्स एंड ड्रॉ कर लें, अब इसके अंदर कोई लोड यहाँ पे नहीं लग रहा, तो जाहिर है जब कोई लोड नहीं लगेगा तो ये ज़ीरो होंगी, ये फिक्स एंड मोमेंट ज़ीरो होंगे। ठीक है, इनकी जनरल नोटेशन हम इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज ये शो कर लिया करेंगे। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन हम इस तरह शो कर लिया करेंगे। ये असल में डायरेक्शन है यही वाली या नहीं वाली, यही डायरेक्शन नहीं है, ये हम यहाँ पे अलजेब्रिक साइन के थ्रू बताएंगे। ठीक है जी, सो ये वैल्यूज़ तो ज़ीरो हैं। इसका मतलब है कि हम ऐसे लिख लेंगे MBC फिक्स्ड इक्वल टू MCB फिक्स्ड इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये 0 हो गए। अच्छा, अब उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमने कर लिए। असल में अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स चाहिए होंगे एट द फ्री नोड, इस बी वाले नोड के ऊपर, जिस यहाँ पे थीटा बी अलाउड है असल में, लेकिन इनिशियली हमने एज्यूम कर लिया कि अलाउड नहीं है और उसकी बेस में फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकाल दिए। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को अगर आप देखें तो हमने इनको डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से हमारे रिलेटेड हमारी डिस्कशन हुई है।
हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इस फैक्टर को नाम दिया था। अब इस फैक्टर में अगर आप देखें तो एक तो ये 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये 4 है, इसका मतलब है ये कैंसल आउट हो सकता है। इसी तरह से इसके अंदर जो ई की वैल्यू है अगर वो सेम है दोनों स्पैन्स के लिए तो इसका मतलब है ये भी कैंसल आउट हो सकती है। तो असल में अगर हम I1 ओवर L1 डिवाइडेड बाई I1 ओवर L1 प्लस I2 ओवर L2 ये भी लिख ले तब भी ठीक था। इसका मतलब ये कि असल में अब हमें अगर हम आई और एल्स का ही रेशियो लेते रहें तब भी ठीक है। इसका मतलब ये कि हम अपने आसानी के लिए बार बार वो एक ही कांस्टेंट चीज़ ऊपर और नीचे लिखने के बजाय अब हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं और अब हम ऐसे लिख लेंगे एडजॉइंट बी एडजॉइंट बी हमारे पास क्या सिचुएशन है, समेशन ऑफ ऑल आई ओवर एल्स इज इक्वल टू फर्स्ट जो हमारे पास आई ओवर एल है वो क्या है, लेट मी शो यू। इस फर्स्ट ए बी का स्पैन का आई है आई और इसका लेंथ है 3 मीटर्स। ठीक है, सो हम इसको लिख लेंगे आई ओवर थ्री प्लस, अच्छा ये वाला आई जो है वो जनरल आई है, यहाँ पे ये वाला आई जो है वो आई ऑफ ए बी स्पैन जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है जी, प्लस सेकंड स्पैन का आई ओवर एल, सेकंड स्पैन का आई को हमने 3i यानी इसके मुकाबले में वो 3 टाइम्स है तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इसको हम लिख लेंगे 3i और उसकी लेंथ है 6 मीटर्स। सो हम इसको लिख लेंगे 3i और 6। सो ये आंसर टोटल बन जाएगा 5i/6। नेक्स्ट, अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स लिखने, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BA इज इक्वल टू I ओवर L फॉर BA यानी ये वाला I ओवर L I ओवर 3 डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारे पास ये बन गया समेशन ऑफ ऑल। अगर मैं इसको डेलिब्रेट यानी अलग अलग लिखना चाहूँ तो इसका मतलब तो ये ऐसे बनेगा I ओवर L फॉर AB। अब इसको आप AB लिखें या BA लिखें ये एक ही बात है ना, AB वही चीज़ है, BA भी वही चीज़ है। वो तो जब हमने एंड एक्शंस की फॉर्म में बात करनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो वो तो ज़ाहिर अब इसमें एक ही रहेगा। हम इसको BA लिख लेते हैं चलें, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को BA कहना पड़ रहा है तो इसको भी BA कह देते हैं, BA कहेंगे चलें, इसको BA कहेंगे। जो नाम यहाँ दिया होगा वही नाम इधर भी देंगे, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल I ओवर एल्स। ठीक है, और समेशन ऑफ ऑल I ओवर एल्स में ज़ाहिर है फिर वो BA का भी आएगा और BC का भी आएगा। ठीक है जी, ये मैं इसको लेबल कर लेता हूँ, ये क्या चीज़ है, ये I ओवर L है फॉर BA और ये क्या चीज़ है, ये I ओवर L है फॉर BC। ठीक है जी, तो इनको हमने सम जब किया था तो ये आंसर 5 आया। बहरहाल मैं इसको सिर्फ फार्मूला पहले बताना था, अब मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ I/3। ठीक है, ये वाला और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल I ओवर L। ठीक है जी, विच इज़ 5i ओवर 6 ये वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ पे ये आंसर बन जाएगा 0.4 और DF फॉर BC इज इक्वल टू I ओवर L फॉर BC विच इज़ 3i/6 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल I ओवर Ls 5i/6। ये आंसर बन जाएगा 0.6। एंड नाउ यू कैन कंफर्म दैट DFBA प्लस DFBC इज इक्वल टू 1। जितने में DFs होंगे फॉर ऑल जो कनेक्टेड एरे जॉइंट उनके सम जो है वो 1 होगा। तो हम ये वाला जो है ये वाला आंसर 1 - 0.4 करके भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ अलग से करने से आपका एक डबल चेक मिल जाएगा आपको कि आप इनका सम अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई इसके अंदर तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, फिर आपका सम 1 नहीं बनेगा, तो आपको एरर का पता चल जाए, मिस्टेक का पता चल जाएगा। ठीक हो गया जी, ये DFs आ गए। उसके बाद अब हमने प्रोसेस करना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का। उस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को हम
आसानी से डिपिक्ट करने के लिए उसको हम ऐसे कर लेंगे कि उसी तरह से हम जॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे पहले। ठीक है जी, जॉइंट ए, फिर उसके बाद जॉइंट बी, और फिर उसके बाद ये जॉइंट सी। अच्छा, ये जॉइंट्स ड्रॉ कर लेने के बाद नेक्स्ट हम चले हम एक आधी कोई लाइन भी बीच में लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये लाइन हमने लगा दी ताकि हम इनकी सेपरेशन कर सकें। ठीक है, बल्कि यहाँ पे हम लाइन नहीं लगाते, बाद में जाके हम एक लाइन लगा देंगे। पहले हम यहाँ पे डी एफ्स लिख लेते हैं, सॉरी डी एफ्स, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। और वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स अब हम जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए बी। ठीक है, असल में अभी हमने जो कैलकुलेट किए हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरों की बात कर लेंगे। ये हमारी डी एफ वाली लाइन चल रही है, सॉरी ये हमारी डी एफ वाली लाइन चल रही है। मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे इस लाइन से ऊपर ऊपर हमने डी एफ लिख देना है। ठीक है जी, और मैं थोड़ी सी और रेफरेंस लाइंस भी बीच में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी, I'm sorry। आपने अब इसको फिर हर दफ़ा इस फॉर्मेट से करना है जिस तरह से अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। मैं पहले ये वाले लिख लेता हूँ जो अभी कैलकुलेट कर दिए हैं। अगर हमने यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है और ये ए है और इसका मतलब और ये सी है, तो अब हम जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए को लिखेंगे, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट कर दिया ये वाला डी एफ बी ए, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.4, और जो दूसरा कैलकुलेट करते बी सी वो यहाँ लिख लेंगे 0.6। ठीक है जी, अब इसको व्यू करना, विजुअलाइज करना आसान है। अच्छा, इसके बाद अब हम ठीक है जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हम फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लिख लेंगे। नेक्स्ट मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, एफ ई एम्स लिख लेते हैं जी। एफ ई एम्स लिख दिए। यहाँ पे अगर हम एफ ई एम ए बी, अगर ए बी को देखें फिक्स्ड एंड मोमेंट तो वो 22.5 है। ठीक है जी, दिस इज़ 22.5 प्लस साइन के साथ, और ये -22.5 है किलो न्यूटन मीटर्स में। ठीक है, यूनिट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ई एम्स के, और फिर उसके बाद 0 0। ठीक है जी, बी सी और सी भी फिक्स्ड एंड मोमेंट 0 है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले वी नीड टू नो द सम ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स एट बी। इन दोनों का सम कितना बन रहा है, दैट सम इज -22.5। फिर उसके बाद हमने जो यहाँ पे डिस्कशन की थी इंट्रोडक्शन के अंदर कि अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंगली इनको डिवाइड करना है। तो अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स पता चल चुके हैं, और एम बी नेट हमारा बन रहा है -22.5। तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मैं फाइनल आंसर आपके सामने रख लेता हूँ। ये हमारे पास माइनस एक फार्मूले के बाहर है, और इसका सम जो है वो अगर आप देखें यहाँ पे तो -22.5 बन रहा है। इसका सम -22.5 बन रहा है। तो ये सॉरी, ये आपके पास तो ये -22.5 है। ये फार्मूले के अंदर भी एक माइनस है। ये आप सिंपल वर्ड में ये कह लें कि जो सम आ जाए उसका साइन चेंज कर दें और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों काम करने के लिए। यानी इसका मतलब ये कि अब हम इसको सम बन गया 22.5, -22.5, और उसका साइन चेंज किया 22.5। उस 22.5 को आपने अब यहाँ पे करना है। मैं इसका कलर कोई और रख लेता हूँ ताकि आप इसको फिगर आउट कर सकें। लेट्स से ब्लैक।
22 पॉइंट, ये अब यहाँ पे जो मैंने आंसर लेना है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन करनी है डेल्टा एम बी सी, बेसिकली मुझे डेल्टा एम बी ए और डेल्टा एम बी सी, ये मैं करूँगा डेल्टा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल्टा एम बी सी इक्वल टू माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू एम बी नेट। ठीक है, यही फार्मूला था हमारा। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमारा आंसर ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू माइनस 0.4, और वो सम कितना है, एम बी नेट कितना है, -22.5। तो ये आंसर बन जाएगा 9। अच्छा जी, इसी तरह दूसरी तरफ भी हमने करना, ये बी सी नहीं है, सॉरी ये बी ए है, डेल्टा एम बी ए, और ये बन जाएगा अगेन माइनस डी एफ टाइम्स एम बी नेट। अच्छा, ये डी एफ जो है इनके अपने अपने, ये डी एफ बी ए कहलाएगा और ये डी एफ बी सी होगा। इसलिए हमें बी ए बी डी एफ पहले से कैलकुलेट करने थे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, -0.6 इंटू -22.5। अब ये आंसर बन जाएगा 13.5। ठीक है जी। सो ये मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, या मैं ये कैलकुलेशन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपने इसको कैलकुलेटर पे कर लेना है, और ये वैल्यूज़ आपने लिखनी नहीं है, आपने डायरेक्टली ये वैल्यू मुझे यहाँ पे लिख के देनी है, यानी ये वैल्यू आप लिखेंगे। ठीक है जी, 9 और 13.5। तो मैं आप चले, मैं इनको फ़िलहाल अभी पहली दफ़ा है तो मैं इसको लिखा रहने देता हूँ। आपने इनको इस तरह समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने हर दफ़ा इनको लिखना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे मैं लिख रहा हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन थी उस नोड पे जो इंसिडेंट थे मेंबर्स, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। और अब अब इनके जो अदर एंड्स हैं, जैसे इसका अदर एंड ये ए बनेगा और इसका अदर एंड ये सी वाला एंड बनेगा, सी बी, जो इसको एम सी बी कहेंगे, वो बनेगा। तो वो अब कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेशन हमने कल डिस्कस किया, यानी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हम उनकी जो वैल्यूज़ होंगी, दोज विल बी हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, यानी अभी डेल्टा एम ए बी इज़ हाफ ऑफ डेल्टा एम बी ए। ठीक है जी, ये हमने कल डिस्कस किया था। इसी तरह डेल्टा एम सी बी इज़ हाफ ऑफ डेल्टा एम बी सी। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी डेल्टा एम ए बी जो है वो हाफ ऑफ एम बी ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है, ये वैल्यू इसी लाइन में अब हम लिख लेंगे ये वैल्यू। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मे बी पिंक। ये जो, सॉरी दिस इज टू बिग, मे बी ऑरेंज। इसका कलर मैं सॉरी इसको मैं रख लूँगा ये डेल्टा एम ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा एम बी ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ 9 इक्वल टू 4.5। ये वैल्यू आपने यहीं पे लिखनी थी, जैसे इसी की लाइन में लिखनी है। ठीक है, लेकिन ये मैंने जो किया है ये सिर्फ समझाने के लिए किया है, आपने यहाँ पे सीधे सीधे 4.5 लिखना है। इसी तरह इस वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, हाफ डेल्टा एम, इसको सी बी कहेंगे, हाफ ऑफ डेल्टा एम बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ 13.5 which is 6.75। ठीक है, ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी असल में। तो दिस इज़ हाउ यू वुड डू दिस कैलकुलेशंस। अब इसके बाद अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए एज पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स और उनको। अच्छा, ये जो मैंने ऑरेंज कलर में स्टेप किया है, ये वाला स्टेप, इसको हम कैरी ओवर स्टेप भी कहते हैं। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हमने 9 को दूसरी तरफ कैरी, उसका हाफ हमने दूसरी तरफ कैरी कर दिया, 13.5 का दूसरी तरफ हाफ जो हमने हाफ कैरी कर दिया, इसको हम कैरी ओवर भी कह सकते हैं। यानी लिटरेचर के अंदर आपको ये वर्ड भी मिलेगा, कैरी ओवर। ठीक है जी, कैरी ओवर। ठीक है, ये वर्ड आपको लिखना था, बस आपने हेडिंग ये नहीं डालनी कैरी ओवर की। ठीक है, वो एरो के थ्रू आप बताएंगे कि कैरी ओवर की है आपने। सो अब हम सम करेंगे इनको, लेट्स सम देम अप। the sum would be, let me show you,
यहाँ पे सम करने, क्योंकि यहाँ जब आप सम करना है, सम करने से पहले आपने यहाँ पे डबल लाइंस लगानी है, ठीक है जी। डबल लाइंस लगानी है आपने, एक लाइन और फिर ये दूसरी लाइन उसके पैरेलल आपने इस तरह से, ये थोड़ा सा मैंने स्पेसिंग ज़्यादा रख ली है, लेकिन आपने करीब से 2 डबल लाइंस लगा के उसके बाद आपने यहाँ पे सम लिखना है, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स करना है यहाँ पे। अब ऊपर आप देखें, यू विल बी समिंग अप 22.5 एंड 4.5, इनको आप सम अप कर रहे होंगे एंड इसका आंसर बन जाएगा, दोनों के सेम साइंस हैं, 27 बन जाएगा। और 22.5 और 9 का सम बन जाएगा -13.5, ठीक है। वो जो ऊपर आपकी ब्लैक लाइन थी ये वाली, वो आपने जरा से एक्सटेंड कर देनी है नीचे तक, ठीक है। दूसरी तरफ इसको भी उसी तरह एक्सटेंड कर देना है, इन लाइंस को भी, ये लाइंस भी आपके नीचे तक आनी थी। मैं यहाँ एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो लोकेशंस समझ आती जाएं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ओके, ये मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, -13.5, ठीक है जी। और ऊपर 0 और +13.5 का सम हो जाएगा 13.5, ऑलराइट। और उसके बाद 0 और 6.75 का सम हो जाएगा 6.75, ठीक हो गया जी। वेरी सिंपल। ये आपके पास फिक्स्ड एंड एक्शंस आ गए, ये आपके पास आंसर आ गया डेल्टा MAB का, MAB का आंसर, MBA का आंसर, इसी तरह MBC का आंसर आ गया और ये MCB का आंसर आ गया। सो अब एंड मोमेंट्स आपके पास हैं। अब आपने सिंपली बाकी तो प्रोसेस वही स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आपने सिंपली AB सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, उसके ऊपर जो लोडिंग लग रही है वो लोडिंग ड्रॉ कर दी। जैसे ये आपको ऊपर लग रहा है कितना 30 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, बस वो आपने ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर आपने एंड मोमेंट्स शो कर दिए। जैसे ये +27 आया है तो इसको आप +27 का मतलब इट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से शो कर लेंगे। ठीक है जी, 27 किलोन्यूटन मीटर, ये आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है जी, ये वैल्यू। और ये वैल्यू MBA की ये आप यहाँ शो कर देंगे। इसका साइन अभी अगर प्लस होता तो हम इस डायरेक्शन में शो करते इसको, लेकिन अब इसका साइन चूँकि नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज है, तो इसको साइन हम ऐसे शो कर देंगे, ठीक है जी। 13.5 किलोन्यूटन मीटर, ऑलराइट। और आपने इसको डिस्टेंस को भी शो कर देना, इसका स्पैन, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें कि ये कितना, ताकि आपको ये कैलकुलेशंस करने में कोई मिस्टेक आप ना करें। दिस इज़ 3 मीटर्स। अब आप एंड शीयर्स निकाल देंगे। एंड शीयर्स कौन कौन से एंड शीयर्स आपने निकालने हैं, यहाँ पर आपने एंड शीयर निकाल देना है ये वाला, ये नीचे से एक समझ लें आप रिएक्शंस निकालते हैं, वो आपने निकाल देने एंड एक्शंस, कि ये इसको आप नाम देना चाहें तो ये नाम दे सकते हैं VAB और VBA, ये आपने कैलकुलेट कर देने, बड़ी आसानी से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, VAB या VBA, या लिखना चाहें लिखने, जो भी आपको करना है, लेकिन आपने इसके यहाँ पे डायरेक्शंस और साइन वैल्यू लिखनी है और साथ में डायरेक्शन जो भी बन रही है वो आपने लिख देनी है। 49.5 किलोन्यूटन और इसकी वैल्यू बन गई है 40.5 किलोन्यूटन। ये आपने सिंपल, जिस तरह आप सिंपली सपोर्टेड बीम के रिएक्शंस निकाल, जो भी आप ये स्टैटिक समेशन ऑफ मोमेंट्स ले लें अबाउट वन ऑफ द पॉइंट्स, जैसे ये A है, ये B है, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट B लेंगे तो आप ये वाली वैल्यू निकाल सकेंगे। उसके बाद समेशन FY = 0 कंसिडर कर लें तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। ये इस तरह की डिस्कशन में पहले भी कर चुका हूँ। इसी तरह आप लेकिन मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि ये आपके सामने एक पूरा कर दूँ न्यूमेरिकल, ताकि आप इसके बाद ख़ुद से प्रैक्टिस कर सकें इंडिपेंडेंटली इसकी। उसके बाद आपने अगेन, अब इसके ऊपर कोई लोड नहीं लग रहा था, ये मैं लोड कहाँ से देख रहा हूँ, लोड में गिवन प्रॉब्लम से देख रहा हूँ, ठीक है जी।
और लोड कोई नहीं लग रहा, एंड मोमेंट शो करते हैं। ये वाला एंड मोमेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा। ये एंड मोमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। 13.5, ठीक है जी, 13.5 किलो न्यूटन मीटर। और इसी तरह ये वाला एंड मोमेंट आपने शो कर देना है यहाँ पे। अगेन ये भी काउंटर क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज। 6.75 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है जी, दिस एंड। उसके बाद आपने एंड शेयर्स निकाल देने। ये वाला एंड आपका बी है, ये सी है, और ये एंड शेयर्स आपने कैलकुलेट कर देने हैं बेस्ड ऑन स्टैटिक्स। 3.375 किलो न्यूटन आ जाएगा ये। और ये आपके पास भी आई एम सॉरी, इसकी डायरेक्शन जो है वो ये वाली बन जाएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 3.375, ठीक है, 3.375 किलो न्यूटन ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आप आंसर्स कैलकुलेट कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ एंड एक्शंस वुड बी कैलकुलेटेड। और उसके बाद आप कंप्लीट बीम ड्रॉ करके उसके आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्शंस भी शो करना चाहें वो डायरेक्शंस भी आप शो कर सकते हैं। ये कंप्लीट बीम ड्रॉ हो गई है। और अब इसके आप सपोर्ट्स चाहें तो शो कर दें, ताकि ये फिक्स्ड एंड, ये भी फिक्स्ड है। और यहाँ पे आपके पास रोलर, ये रोलर है तो मैं डायरेक्टली ऐसे शो कर देता हूँ। रोलर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास लोड लग रहा था 30 किलो न्यूटन पर मीटर का। दैट्स इट। डिस्टेंसेस शो करने वो शो कर दें, नाम रख लें ए, वही जो नाम थे इसके, ए बी सी हैं इनके नाम, ठीक है जी। ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और अब उसके बाद आप रिएक्शंस को शो कर दें। ये वाला रिएक्शन डायरेक्टली इस एंड एक्शन के इक्वल होगा, ये वाला रिएक्शन। सो ये एंड एक्शन आपने इस तरह से यही वैल्यू 49.5 किलो न्यूटन की शो कर देनी है। 49.5 किलो न्यूटन की ये वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने ये वाला मोमेंट शो कर देना, यही एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। 27 किलो न्यूटन मीटर, ये तो एंड एक्शन एज इट इज़ आ गए। अब उसके बाद इस जगह पर जब आप आएंगे तो इस जगह आपके पास दो एंड एक्शंस आ रहे होंगे, ये वाला एंड एक्शंस प्लस ये वाला एंड एक्शन, इनका सम जो होगा वो आपके पास यहाँ का रिएक्शन बन जाएगा। दैट रिएक्शन इज इक्वल टू 43.875 किलो न्यूटन, ठीक है जी। ये कहाँ से आया? ये आंसर आया है 40.5 प्लस 3.375, इसका और इसका आंसर आया है, ठीक है जी। व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद यहाँ पे एंड मोमेंट तो वैसे ही ये कैंसिल आउट हो गया ना, यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। 13.5 और 13.5 विद अपोजिट सेंसेस, तो ये तो यहाँ पे ज़ाहिर है नहीं आएंगे। और यहाँ पे आपके पास एज इट इज़ यही चीज़ें आ जाएंगी, जैसे बिल्कुल ऐसी जैसे ये वाली चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ आ गई थी। 3.375 डाउनवर्ड, 3.375 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, ये वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई। और ये वैल्यू आप यहाँ पे आप इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख लूँगा इस एक्टिंग एज मोमेंट 6.75 किलो न्यूटन मीटर्स। ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन आ गया है। एंड रिएक्शंस आपके पास आ गए हैं, लोडिंग है, हर चीज़ है। आप शेयर फोर्स बेंडिंग में डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे बेस्ट तरीका मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि रिएक्शंस ड्रॉ करके फिर शेयर फोर्स बेंडिंग में डायग्राम पे जाने के बजाय बेहतर है कि आप अब आपके पास डिस्क्रीट मेंबर्स के लिए हर एंड एक्शंस अवेलेबल हैं, तो ये इजी है कि आप इसको देखते हुए शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह इसके लिए आप इसी को देखते हुए शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। इसका एंड शेयर 40.5 होगा, इसका एंड शेयर 3.375 होगा, और ज़ाहिर है ये ड्रॉप इस रिएक्शन की वजह से होगा। सो आप उसको खुद ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज complete example of moment distribution applied to a two-span beam.
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।